भगवान का भक्ति हूँ। यानी मेरे बच्चों में आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करके मेरी पर्सनल खुशियों को मार के मैं तुम्हारे लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। बस मुझे इसमें खुशी मिलती है क्योंकि मेरे अंदर वो आर्ट है, पढ़ाने की आर्ट है। अंडरस्टैंड माई स्ट्रैटेजी केयरफुली एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट डू देयर बेस्ट एफर्ट्स टू build a very great wonderful career, and in future you everyone imagine to be a great nursing officer with the help of Sahu sir, with the help of Google classes. नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट बुगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई? हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथियों, ये बताइए, जो मैंने आपको KGMU की क्लासेस दी हैं, जिनका KGMU का एग्ज़ाम है, उनका कोर्स पूरा हो चुका है। उनकी क्लासेस आपको प्रॉपर समय से पहले अवेलेबल करवा दी है। बाकी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो भी आप रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। और ख़ास करके जो छात्र नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका लगभग प्री 2 महीने के अंदर अंदर आपका कंफर्म कंप्लीट करवा दूंगा। 2 महीने में पूरा प्री आपको पैक करवा के रखवा देंगे। उसके बाद आप जो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त उसके अंदर आपको नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मिलेगा वो प्रिपरेशन अचीवर बैच के अंदर मिलेगा, और वो होगा मेंस। और मेंस के बाद मेरे साथियों, आप लोगों को मैंने बीच में जो शेड्यूल दिया है कि कब आपको याद करना है, कब आपको रिवाइज करना है, और कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, और नेगेटिव स्कोरिंग को भी हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हर एक मुद्दे पर मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर्स दे चुका हूँ और एक एक बात को समझा चुका हूँ। देखिएगा मेरे दोस्तों, हम लोगों को इस गेम में खेलने से पहले हर एक जानकारी को अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि गेम रिस्की होता है। अगर आप गेम के नियम जाने बगैर ही गेम को खेलना शुरू कर दोगे तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हैं 2000 3000 वो सब वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से गेम के सारे, क्योंकि मैं देखो फ्यूचर बनाने वाला हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें मेरा मेन मुद्दा है फ्यूचर बनाने वाला, और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को ट्रेंड करता हूँ। अगर मेरे दोस्तों आप इसके अंदर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो, बिना नियम कायदे जाने ही अगर आपने गेम खेलना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार चला जाए और आपको गेम जो है वो फाइनली आप उसमें हार जाएं, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप गेम के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, एकदम एक्साइटेड होकर के और आप काम चालू कर दोगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की, पैसेंस की। बिना पैसेंस, बिना डिसिप्लिन के कभी भी आप इस गेम में शुरुआत ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और स्टार्टिंग कर देते हैं प्रिपरेशन, लेकिन फिर वो उस गेम को अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो हम सब जानते हैं, हमें तो सिर्फ कंटेंट चाहिए था पढ़ने का, और कंटेंट मिल गया है, सर की क्लासेस मिल गई हैं, अब तो हम खुद ही कर लेंगे। तो इतने ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो आपको आपके सर जो रोज़ाना रेगुलेशंस, रूल्स बताते हैं, गेम के नियम बताते हैं, उन नियमों को साथ लेके चलोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन अगर नियम तो तुमने एक तरफ डस्टबिन में डाल रखे हैं और तुम सोच रहे हो कि हम इस गेम को जीत जाएंगे, तो भैया देखो, आपका इन्वेस्टमेंट बेकार भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सफल ही होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी बात को मानते हुए एक सिस्टमेटिक वे में चलते हो तो संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी आप यूँ मान लो 50% चांसेस आपके जीतने के भी हैं, 50% चांस आपके हारने के भी, क्योंकि मैं अननेसेसरी आपको किसी को भी अंध भरोसे में नहीं रखना चाहता। अगर आप 50% विनिंग के चांसेस हैं, 50% आपके हारने के चांसेस हैं, अगर आप गेम्स के जो नियम हैं, पूरे रूल्स जो पूरे हैं मेरे,
पूरे स्ट्रैटेजी जो है टिल एग्ज़ाम, अगर आप उनको साथ लेके चल रहे हैं और एक एक इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और हो सकता है आप इस एग्ज़ाम को निकाल दो। क्योंकि ऐसे एकदम अंधेरे में नहीं रहना है। अंधेरे में रह कर के तुम्हें लगे कि नहीं यार हम तो अब सर के पास आ गए तो अब तो हम जीतेंगे जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर की बातों को फॉलो करके चलना है, सर की पढ़ाई को भी फॉलो करना है, साथ में सर के एक एक रूल को, एक एक बात को अपने लाइफ के अंदर उतार के चलना है। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड वेरी वेल ना, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, सारी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, यहाँ मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। यहाँ मुझे एक बार आप अपनी तरफ से अश्योर्ड कर दीजिएगा, विश्वास दिला दीजिएगा कि सर जो बोल रहे हो वो सब में कंटेंट के साथ में रूल्स को भी फॉलो करता हुआ चल रहा हूँ और टिल एग्ज़ाम आपकी एक भी बात को मैं अवॉइड नहीं करूँगा और एक एक बात पे मैं मेरा 100% एफर्ट लगाऊंगा। क्योंकि बिना चीज़ों को जाने सीखे समझे अगर उसमें आप बैठ गए तो हो सकता है कि ऐसे झूले में बैठने के बाद आपको डर लगने लग जाए। तो पहले हर किसी चीज़ की गहराई, उसके रूल रेगुलेशन ये सब जान लेने चाहिए, तब जाके उस खेल में आगे बढ़ना होगा। और मेरे दोस्तों, कैरियर का जो खेल है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पूरी जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर एक अच्छा कैरियर आपने बिल्डअप कर लिया तो यूँ समझो कि आगे की लाइफ तुम लोगों ने सेफ कर ली और अब आगे की जीवन में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता हमें कभी भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कैरियर अगर एक बार ठीक से सेट हो गया और खासकर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, आपको हर एक छोटी चीज़ खरीदने के लिए या फैमिली में कोई भी ओकेज़न है, कुछ लेन देन करने के लिए इतना दिमाग पे लोड नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक पता चलेगा, एक फिक्स इनकम आपकी शुरू हो जाएगी और वो हो जाएगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो दैट इज़ मच बेटर देन प्राइवेट सेक्टर। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आई थिंक कि आप सब यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, अच्छा आईक्यू लेके चल रहे हैं, अच्छा कॉमन सेंस लेके चल रहे हैं। आई थिंक कि मेरी एक एक बात को आप ध्यान से समझ करके अपने भविष्य को बनाने में पूरी ईमानदारी के साथ जुट जाएंगे। और जो दिवाली पे जितने दिन आपको मैं ऑफ दूंगा, उन ऑफ्स के अंदर जिसका भी सिलेबस पेंडिंग है, क्लासेस लेक्चर्स पेंडिंग है, तो दिवाली मनाने में इतना नहीं खोना है कि समय को खो दो, तो वो सब आपको कवर कर लेना है क्योंकि इस समय आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उस समय आप अच्छे ढंग से अपनी क्लासेस को कवर कर लेना। जिनकी ऑलरेडी कवर्ड है, जो शुरुआत से ही लाइव क्लास ले रहे हैं और स्टार्टिंग में ही जिन्होंने क्लासेस वगैरह एक्टिवेट कर लिया था, वो लोग रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके इतने अश्योर्ड हो जाएंगे हम आने वाले पूरे 2 महीने एंड तक, इस कोर्स की एंडिंग तक हम इतने अश्योर्ड हो जाएंगे कि अब ये समझो प्री तो मेरी मुट्ठी में आ गया है और अब तो प्री से तो मुझे कोई भी नहीं हिला सकता। और फिर जब मैं आपको समय दूंगा रिवाइज करने का, तो आप उस समय पे रिवाइज करके और बढ़िया और अपने आप को वेरीफाइड कर लेना और इतना वेरीफाइड करके बैठ जाना। अभी एग्ज़ाम का बहुत समय बचेगा, उससे पहले इतना वेरीफाइड करके बैठ जाना कि साहब अब प्री तो मेरा कंफर्म है, कोई भी माइका लाल हिला नहीं सकता। और फिर पूरी एनर्जी अपन लगाएंगे मेंस पर और इसी तरीके से धीरे धीरे अपन मेंस को तैयार करेंगे। और जब हमारे प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएंगे तो एग्ज़ाम से पहले हम घबराएंगे नहीं, पूरे 100% सेटिस्फाइड होकर के और बैठ जाएंगे भाई अब तो हमारा प्री बिल्कुल कंफर्म है निकलना। Understand my strategy carefully and every student just do their best efforts to build a very great wonderful career, and in future you everyone imagine to be a great nursing officer with the help of Sahu sir, with the help of
अगली क्लासेस। सर बैक का कैसे कवर करें पूरे 20 दिन का, इन क्लासेस के अलावा 2 घंटे या 3 घंटे कोई एक एक सब्जेक्ट कवर करो। जैसे कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया और 2 घंटे 2.5 घंटे आपने उसको देने लगे रिकवरी को, 2 घंटे आप रोजाना रिकवरी करो, तो रिकवरी भी चलती रहेगी और रेगुलर क्लासेस भी चलती रहेगी। ये हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी ग्लैंड है, थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस ग्लैंड के अंदर मेरे दोस्तों ब्लड का सैचुरेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी थायराइडक्टोमी करेंगे या थायराइड का ऑपरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में एक तो ब्लीडिंग होगा, नेक में एडिमा हो जाएगा, तो नेक एडिमा के कारण स्वेलिंग आएगी, तो स्वेलिंग आएगी तो ट्रैकिया पे प्रेशर पड़ेगा और ट्रैकिया, इसलिए ब्रीदिंग में प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। दूसरी बात, ब्लीडिंग होगी तो वो ग्रेविटी की वजह से इसकी पोस्टीरियर नेक एरिया में जाकर के कलेक्ट होगी। तो जब भी आप पेशेंट को चेक करने जाओगे तो आपको नेक के नीचे के एरिया में हाथ डालना है ऐसे, और पीछे देखना है कि कहीं डंपनेस मतलब फूला हुआ वो हो रहा है क्या, दैट इज कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि थायराइड ग्लैंड व्हेन यू डू द ऑपरेशन या सर्जरी फॉर द थायराइड ग्लैंड may have the very great chances to trauma into the parathyroid। और पैराथायरॉयड में टोटल 4 लॉब्स होते हैं, 4 पैराथायरॉयड्स होती, ओके, एंड हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू गेट द ट्रॉमा इनटू पैराथायरॉयड। और इफ द ट्रॉमा इनटू द पैराथायरॉयड विल अकर्स इन दिस कंडीशन देयर इज अ डेफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच हार्मोन। और पीटीएच क्या करता है? PTH is an antagonistic hormone of calcitonin। PTH and calcitonin both are antagonistic to each other। तो PTH को कहना है मेरी भाषा में बॉन चूसक हार्मोन। बॉन चूसक हार्मोन मीन्स ये क्या करता है? बॉन में से कैल्शियम को बाहर खींचता है और ब्लड में रिलीज करवाता है, यानी कि सीधा सीधा ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करता है, या यूं कह दूं कि पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इसके अगेंस्ट काम करता है कैल्सीटोनिन, दोनों एंटागोनिस्ट हैं। तो कैल्सीटोनिन ब्लड के कैल्शियम को सीधा बोन के अंदर शिफ्ट करता है। तो क्या समझे? लिख के समझाऊंगा तो शायद आई थिंक कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। समझो बात को, ये है बोन और ये है ब्लड। तो यहां से जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम को रिलीज करवाता है पीटीएच पैराथायरॉयड, और यहां से इस कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है बोन में वापस कैल्सीटोनिन। कौन सा? कैल्सीटोनिन। अब मेरे दोस्त यहां पर बात को समझने की कोशिश करना। कैल्सीटोनिन यदि बढ़ जाए, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? कैल्सीटोनिन अगर इंक्रीज हो गया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कैल्शियम बोन में चला जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। यदि अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर पीटीएच बढ़ गया तो बोन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा, ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट करके देखते हैं। यदि अगर पीटीएच घट जाए तो क्या होगा? पीटीएच घट गया तो क्या हो जाएगा? बोन में, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम को इधर नहीं ला पाएगा और ये इधर नहीं ले जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। यदि कैल्सीटोनिन घट जाए तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम बढ़ने लग जाएगा, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया। तो दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये थायराइड से रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन थायराइड से। ये कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायरॉयड से। इससे पैराथायरॉयड से। तो यदि अगर मैं भविष्य में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ एक्स्ट्रा कि बताइए कौन सी 2 ग्लैंड्स हैं जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है, तो थायराइड एंड पैराथायरॉयड। कौन से 2 हार्मोन हैं जो ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, तो पीटीएच और कैल्सीटोनिन।
यदि हम कह दें कि पीटीए थायराइड और पैराथायराइड कौन से इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करती हैं, तो आंसर कैल्शियम। यदि कह दूं कि पीटीएच और कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन से इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करते हैं, तो फिर से आंसर कैल्शियम। यदि कह दूं कि कैल्सिटोनिन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया। यदि कह दें कैल्सिटोनिन घटेगा तो क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया। यदि पीटीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। यदि पीटीएच घटेगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। अब यू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो कैल्शियम इज अ वेरी असेंशियल आयन और मिनरल टू मेंटेन द नर्वस एंड द मस्कुलर फंक्शन। डू यू अंडरस्टैंड। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं हम, अब एक नोट लिख रहे हैं। नोट, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट मिनरल, इंपॉर्टेंट आयन कह देता हूं, टू रेगुलेट नर्वस एंड मस्कुलर फंक्शंस। ओके, नर्वस एंड मस्कुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट आयन, एंड यू विल आंसर इट इज द कैल्शियम, रेगुलेटेड बाय थायराइड एंड पैराथायराइड। अब समझिए कि अगर हाइपोकैल्सीमिया की बात करूं तो कब कब होगा, या तो पीटीएच घट जाए तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, या फिर माय डियर कैल्सिटोनिन बढ़ जाए तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और जब भी कैल्शियम घटेगा तो नर्वस और मस्कुलर फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसे कंफर्म करने के लिए वी अटेम्प्ट सम टेस्ट ऑन द पेशेंट्स बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, you can just place the sphygmomanometer cuff here on the patient's arm and just inflate the sphygmomanometer cuff. जब आप sphygmomanometer cuff को इन्फ्लैट करेंगे तो इसे कार्पल मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाता है। ओके, सेम प्रोसीजर कैन बी कंडक्टेड इन द थाई ऑफ योर पेशेंट, यानी कि वहां पर पैडल मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाता है। दैट कार्पोपेडल स्पाज्म, दिस इज कॉल्ड ट्रोसियस साइन। इसी को कंफर्म करने के लिए हम यहां चेहरे से भी कर सकते हैं कि जब आप ये ईयर है, एंटीरियर टू द ईयर द नर्व इज लोकेटेड नेम्ड एज द फेशियल नर्व। व्हेन यू टैप ऑन द फेशियल नर्व ऑफ द पेशेंट एंड यू स्टिमुलेट दिस नर्व, you just give the nerve stimulation, but there is no calcium in the muscles, and so the muscle can't do the contraction even you are stimulating that for that concerned nerve. आप उस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं, but the muscle does not have the proper sufficient calcium, and so the muscle cannot perform the proper contractions, and so the muscle got spasmatic. तो आपसे कह देंगे फेशियल मसल स्पाज्म व्हेन यू टैप ऑन द फेशियल नर्व, दिस इज कॉल्ड चॉस्टेक साइन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और डे बाय डे व्हेन द क्लाइंट जस्ट स्पेंडिंग देयर टाइम आफ्टर स्पेंडिंग सम डेज, सम मंथ्स, द वेरी एक्सट्रीम deficiency of the calcium into the muscles will occurs, and so the muscles are will become very weak, and the इस हाइपोसस्टेनेबल हाइपोकैल्सीमिया की वजह से सस्टेंड हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कह दें या हाइपोकैल्सीमिया कह दें, इसकी वजह से उसकी मसल्स काफ़ी वीक होने वाली है, और मसल्स का कैल्शियम की कमी से वीक हो जाना टिटैनी कहलाता है। ओके, और टिटैनी को कंफर्म करने के दो साइन चॉस्टेक एंड ट्रोसियस, फेशियल स्पाज्म एंड कार्पोपेडल स्पाज्म। या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को कंफर्म करना यानी कि चॉस्टेक और टिटैनी का प्रेजेंस होना। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट, जितना एक्सप्लेनेशन दिया है, आई एम जस्ट यूजिंग अ वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज एंड सिंपलेस्ट पैटर्न टू गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग। हमेशा मेरा एफर्ट ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कर सकूं पढ़ाई को,
और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैबल कर सकूं, ताकि आपको हर एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझ आए और लॉन्ग टर्म तक आपको वो याद रहे, और हर एक क्वेश्चन के अंदर जो डाउट्स आ सकते थे वो आपके मैं ख़त्म कर सकूं। यहाँ मुझे आपका फीडबैक चाहिए, रिप्लाई चाहिए कि एवरीवन इज़ नाउ सेटिस्फाइड, देन हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारी संपत्ति होती है। आपके लिए हो सकता है ये 2000 5000 हो, लेकिन ये हमारे लिए पूरी संपत्ति है। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लो। एक तो वो होते हैं जो पीडीएफ दे करके और पढ़ाना वढ़ाना कुछ आता नहीं है, और एक इंस्टीट्यूट वैसे हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आपको पैटर्न बताते हैं कि आपको ऐसे लर्न करना है, ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करना है। या तो आप उनको प्रेफर कर लीजिएगा जो सिर्फ आपको कुछ प्रिंट करके दे दे, कचरा पट्टी दे दे, आपको आपके घर भिजवा दे पार्सल। और मुझे ये भी पता है कि आपके पास में प्रिंटेड मटेरियल शायद एक कचरे की तरह रखा रहता है, ना आप उसको पढ़ते हो ना कुछ मतलब निकलता है। तो वो वाली टेंडेंसी मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स में भी आए। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, नर्सिंग कोचिंग्स के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन कोटा के ब्लड के अंदर ये नहीं है मेरे बच्चों। सबसे पहली बात मैं सिखाता हूँ रिजल्ट कैसे बनता है। तो हमें रिजल्ट चाहिए, कचरा प्रिंट करके नहीं चाहिए कि आप ऐसा कचरा इकट्ठा कर लो और उसको रख करके बैठे रहो, एग्जाम कुछ क्लियर होता नहीं है उससे। बहुत सारे लोग करते हैं कि बच्चे से फीस जमा करवाई, उसके घर पे पार्सल भिजवा देंगे इतने कचरे का, बच्चे को वहीं सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ यार अपन ने जो एडमिशन लिया है हो गया काम अपना। ये एक माइंडसेट को सेट करने का तरीका होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बाकी हकीकत यही है कि जो स्टूडेंट लिख के पढ़ेगा, याद करके पढ़ेगा, सफल वही होता है। क्योंकि हमारा 12 साल का अनुभव बोल रहा है ये मेरा, कोई ऐसे 2-4 महीने पहले कोचिंग चालू नहीं किया मैंने। DI का पेशेंट है तो DI का मतलब क्या घट गया है? ADH घट चुका है। अब ADH घट चुका है तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर कम हो जाएगा यूरिन का, और रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो पॉलीयूरिया होगा। क्या होगा बेटा? पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया होगा तो उससे क्या होगा? K+ बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि क्या होने वाला है बॉडी में? हाइपोकैलिमिया होने वाला है। और हाइपोकैलिमिया के साथ और क्या होगा? पॉलीयूरिया से डिहाइड्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? डिहाइड्रेशन। और जैसे ही ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मतलब इसको और क्या होने वाला है? बहुत प्यास लगने वाली है, जिसको साइंस में आप क्या कहते हो? पॉलीडिप्सिया। क्या कहते हो? पॉलीडिप्सिया। तो ये और ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि ब्लड की ऑस्मोलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देख लो, मैंने इतनी सी बात में आपको पूरा DI समझा दिया है। ये तो मैं क्रैश कोर्स में मेहनत कर रहा हूँ बेटा, ये आपने मेरे को फुल बैच अटेंड नहीं कर रखा है, या कि आप मेरे यहाँ पे 6 महीने वाली क्लासेस पढ़ रहे हैं। ये समझो मेरा क्रैश कोर्स भी दूसरे लोगों की 6 महीने की कोचिंग से बेटर होता है, उस पर मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ। बात समझ में आ गया? इसलिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कोई बच्चा फिर भी मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन करे, कुछ भी बोले, एक्स्ट्रा विशेष रखे, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी ईमानदार, आपने नहीं कहा मुझसे, आप कहते तब काम करता, वो अलग बात होती। आपने नहीं कहा, फिर भी मैं आपके लिए इतना सोच के चलता हूँ, इतना सोच के चलता हूँ कि आपके बारे में शायद आपके पेरेंट्स भी इतना नहीं सोचते होंगे जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो फुल बैच में पढ़ते हैं मेरे पास में, यूट्यूब में पढ़ते हैं, मैं तो यूट्यूब में भी जान नौछावर करता हूँ भाई। मैं कोई चार्ज नहीं लेता किसी से, या मेरे यहाँ पे फीस नहीं चलती है कि भाई हाँ फीस दे दी हो आप लोगों ने मुझे या कुछ दे दिया हो। तो मेरे बच्चों, मैं बहुत ईमानदार हूँ मेरे जीवन में, और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी अगर मेरे से कोई बच्चा कुछ भी बोल देता है तो फिर मेरे से टॉलरेट नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा मेरे पास पढ़े या रहे, ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक गुरु का सम्मान कम से कम, पढ़ना बात की बात है, लेकिन गुरु, क्योंकि मैं जितना तुम्हारा सम्मान करता हूँ ना, आप तो स्टूडेंट है, फिर भी मैं तुम लोगों से कितने सम्मान से बात करता हूँ, कितनी रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। अब उसके बाद हम रेस्पेक्ट भूल जाएं, चवन्नी अठन्नी, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये पे करके, तो भाई ये 2 5 10 रुपये के लिए मैं अपनी जीवन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ठीक है? अपने आत्मसम्मान को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता कि कोई ऐसा तुच्छ सा मुर्गा या कोई भी मुझे आकर के कह दे कि नहीं नहीं मैंने तो तुझे
फीस दी है, मैं इतने चाटे मारूंगा कि उसकी गाल भी पूरा स्वेल हो जाएगा और वो एडमिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा कोई उठा के कह देते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट वेजेंट आते हैं अननेसेसरी कि अरे हमने तो फीस भरी है। अरे भाई फीस भरी है, मेरे ज्ञान की ये फीस है, मेरे ज्ञान की ये फीस है कि जो तुम लोगों से मैं लेता हूँ, ये 2000 रुपये है मेरी इतनी मेहनत की। किसने कॉस्टिंग लगाई है? नहीं ना मेरे दोस्त, जो मेरी मेरी नॉलेज है इसकी कीमत नहीं है मेरी नज़र में। जो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ इसकी कीमत नहीं है। ये 2000 रुपये तुम्हारे को लाइव स्ट्रीमिंग जो देता हूँ ना दिन भर पे खर्च हो जाते हैं, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा जोर कोई भी बच्चा ना जताए। मेरे यहाँ से 100% कैरियर बन जाएगा, ये मेरा पैशन है, मैं काम करता हूँ, सिर्फ मेरी इच्छा है इसलिए काम करता हूँ। बाकी आप ऐसे दूसरी कोचिंग्स की तरह अगर मेरे को लेने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो दिमाग के अंदर, तो ऐसा थॉट भी मिटा देना। अंडरस्टैंड? ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसे बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सा साधारण सा ट्यूटर हूँ, भगवान का भक्ति हूँ। यानी मेरे बच्चों में आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करके, मेरी पर्सनल खुशियों को मार के मैं तुम्हारे लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। बस मुझे इसमें खुशी मिलती है क्योंकि मेरे अंदर वो आर्ट है, पढ़ाने की आर्ट है। अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो वो आर्ट जो है वो क्या काम आएगी? मुझे भी अफसोस होगा कि मेरे अंदर एक टेक्निक है, एक आर्ट है, तो उसको मैं लोगों के देश की भलाई के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन को देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उपयोग कर रहा हूँ। इस आर्ट का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि इससे लाखों बच्चे पढ़ें और अपने कैरियर को बनाएं। इसलिए मैं रेगुलर यूट्यूब भी पढ़ाता हूँ ताकि वहाँ से भी ये नर्सिंग प्रोफेशन आगे बढ़े, पढ़े, सीखे, इस आर्ट का सदुपयोग हो। वरना ये आर्ट मेरे साथ ही चली जाएगी, मैं मर जाऊँगा जिस दिन मेरे साथ चली जाएगी, क्या काम आएगी? तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ना मरूँ, जब तक जिंदा रहूँ, तब तक इससे बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर बना ले, हज़ारों लोगों के परिवार आगे बढ़ जाए। ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे सोच हैं, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। क्लियर हो गया है? तो जैसे मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद किस्मत हैं, आपकी किस्मत है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ये बड़ी बात नहीं है कि ऐसा मत समझना कि मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूँ। नहीं, मेरे को कोई शौक़ नहीं है मेरे बारे में प्रेजेंटेशन देने का, लेकिन मेरे जो थॉट्स हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं। और मेरी टीचिंग भी यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं आती है। मैं यहाँ से सोच के नहीं पढ़ाता हूँ। अगर यहाँ से सोच के पढ़ाऊँगा तो मैं बिजनेसमैन हो जाऊँगा। मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। मैं आपकी तरह एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। ठीक है? अंडरस्टूड है? तो देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है, आप समझ लो। आपकी डीआई का कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो डीआई का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या क्या आंसर करेंगे? तो डेफिनेशन क्या होती है कि एडीएच का सिक्रेशन घट जाना। कहाँ से एडीएच सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एडीएच जैसे ही घटता है तो मैकेनिज्म क्या होगा? तो फिजियोलॉजिकल चेंज ये आएगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? पॉलीयूरिया। अब यूरिन में K+ एक्सक्रीट होता है, तो जैसे ही पॉलीयूरिया होगा तो हमारे क्लाइंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन से दो दिक्कत आएगी। पॉलीयूरिया हो रहा है मतलब बहुत ही डाइल्यूट यूरिन आएगा, तो डाइल्यूट यूरिन आएगा तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा ना, यूरिन बहुत पतला पतला आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करोगे तो बहुत ही पतला यूरिन होगा, बहुत कम स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी क्योंकि बिल्कुल पानी पानी निकल रहा है। अंदर हम ब्लड इसका जब चेक करेंगे, ब्लड की ऑस्मोलिटी चेक करेंगे, तो ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि उसका तो पूरा फ्लूइड जो है वो यूरिन में निकल गया, तो ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो होगी वो काफ़ी हाई होने वाली है। किस पेशेंट की? DI के पेशेंट की। और जो यूरिन में K+ लॉस हो रहा था ना, इसके कारण ब्लड में हाइपोकैलेमिया भी हो जाएगा। और हाइपोकैलेमिया की वजह से यू नो दैट कि डिसरिथमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसरिथमिया। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं DI के। DI में क्या क्या होता है? तो इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी, देन डिक्रीज ADH, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, देन हाइपोकैलेमिया, देन डिसरिथमिया, K+ लॉस, पॉलीयूरिया, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिहाइड्रेशन। इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जब भी खास करके DI का क्वेश्चन आता है। इस पूरी सिचुएशन को रोकने के लिए एक दवा आती है, जो दवा ADH की तरह ही काम करती है, उसका नाम है DDAVP। तो DI का ड्रग ऑफ चॉइस कभी कह दिया जाए तो इस दवा का नाम है
DDAVP, 1-diamino, 8-DRGNNO वैसोप्रेसिन। डू यू अंडरस्टैंड? पूरा DI टॉपिक जो है वो टिप्स पे आया। फ्यूचर वंडरफुल फ्यूचर विद योर काउसर, विद योर वोगली क्लासेस। यू अंडरस्टैंड? ओ थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ